स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है वेक्टर्स का वीडियो 2 और इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को ऐड करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे डिफाइन होगा। तो मैं आपको उसको पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको दो वेक्टर मिले, क्योंकि एंगल दो वेक्टर्स के बीच का ही होगा, एंगल between two vectors is given by head to head angle और tail to tail angle। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास ये बहुत फेमस एग्ज़ाम्पल है, एक वेक्टर ये है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ये है। अब हमारे पास सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है, मान लेते हैं इस वेक्टर का नाम A है और इस वाले वेक्टर का नाम B है। तो अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ये वाला होगा कि इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला होगा। मान लेते हैं इस वाले एंगल को बोल देते हैं X और इस वाले एंगल को बोल देते हैं Y। तो कहने का मतलब इन दोनों वेक्टर्स A और B के बीच का एंगल X होगा कि Y होगा। अब मैंने आपको क्या बोला, एंगल किस किस के बीच में लेते हैं, या तो हेड टू हेड लेते हैं या फिर कहाँ लेते हैं बेटा, टेल टू टेल, है ना। तो इसको करने के लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीके क्या हो सकते हैं, ज़रा देखिएगा। पहला तरीका ये हो सकता है कि जो आपका बी वेक्टर है इसको मैं वहीं पर रखूं और जो पहले ए वेक्टर यहाँ पर था उसको बाय शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग प्रॉपर्टी, मैंने आपको कल बताया था ना, किसी वेक्टर को आप स्लाइड कर सकते हो, है ना, स्लाइड कर सकते हो। तो आप ए वेक्टर को स्लाइड करके यहाँ पर लाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब अब ज़रा बताइए कि एंगल एक्स होगा कि वाई होगा। ये वाला एंगल आपका एक्स था, ये वाला एंगल क्या था, वाई। तो ऑब्वियस सी बात है, एंगल क्या होगा, वाई, ठीक है। एक तो तरीका ये हुआ, हमने किस किस के बीच का एंगल देखा। देखो ये क्या होता है, हेड, ये क्या होता है, टेल। तो कहने का मतलब हेड और हेड के बीच में एंगल देख लीजिए या फिर टेल और टेल के बीच में एंगल देख लीजिए। तो फिलहाल हमने एंगल कहाँ देखा है, टेल और टेल के बीच में। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि हम क्या करते कि ए वेक्टर को तो ऐसे ही छोड़ देते और बी वेक्टर को नीचे ले आते। जैसे इस वाले केस में हम ए वेक्टर को आगे ले गए हैं, इसी तरह से इस वाले केस में हम बी वेक्टर को क्या ले आते, नीचे ले आते। मतलब जो वेक्टर आपका बी यहाँ पर था पिछले केस में, उसको आप नीचे ले आइए। अब ज़रा देखिए, ये वाला एंगल x था और ये वाला एंगल क्या था, y। तो एंगल क्या होगा, y। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल देखना है तो या तो वो हेड टू हेड एंगल होगा या फिर क्या होगा, टेल टू टेल एंगल होगा। दैट्स इट, ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को हमें ऐड करना है। जैसे मान लीजिए पहली बात, एडिशन ऑफ वेक्टर को सॉल्व करने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, दूसरा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, है ना, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। हमारे पास दो वेक्टर हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, व्हाट इज़ द स्टेप वन। जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है, या तो उसको दो तरह से अरेंज करते हैं हम। एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल को कोइंसाइड करे, या फिर दोनों वेक्टर के टेल एक दूसरे से कोइंसाइड करें, है ना। सो व्हाट इज़ स्टेप वन। स्टेप वन इज़ वेरी सिंपल, मैच टेल ऑफ वन वेक्टर with head of second vector। और ये इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है, मैच द टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर। दोनों वेक्टर्स का आप या तो आप टेल मैच कर लीजिए या एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मैच कर लीजिए। अब मैच कैसे किया जाएगा, शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग प्रॉपर्टी क्या है, ज़रा देखिए।
इस वाले वेक्टर को मैं आगे ले जा सकता हूँ और इस वाले वेक्टर को मैं कहाँ ला सकता हूँ, नीचे। ज़रा देखिए, वेक्टर ए को अगर मैं आगे ले जाऊँगा, ठीक है, और वेक्टर बी को अगर मैं नीचे लाऊँगा, तो क्या हुआ, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर मुझे क्या करना है, दोनों वेक्टर के टेल को मैच कराना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी अरेंजमेंट में इस बी वेक्टर को उठा के यहाँ पर स्लाइड कर लेते हैं ना। तो कहने का मतलब ये होगा कि जिन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है ना, आपका पहला काम ये, या तो दोनों वेक्टर के टेल को मैच करा लीजिए, या एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मैच करा लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, इसमें क्या होता है, जहाँ पर एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कोइंसाइड होता है, वहाँ पर फॉलो होता है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर एक वेक्टर, दोनों वेक्टर के टेल कोइंसाइड कर रहे होते हैं, वहाँ पर फॉलो होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल शेप है, ये पैरेललोग्राम शेप है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स ऐसे अरेंज्ड हैं, ज़रा सोचिएगा, दो वेक्टर्स ऐसे अरेंज्ड हैं कि एक वेक्टर का टेल, मतलब बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड से कोइंसाइड कर रहा है, तो इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन होगा वो जो वेक्टर आएगा, मान लीजिए उस वेक्टर का नाम हमने सी दिया, तो सी वेक्टर का टेल कहाँ से स्टार्ट होगा, ए वेक्टर के टेल से, और सी वेक्टर का हेड कहाँ तक जाएगा, बी वेक्टर के हेड तक। उसी तरह से यहाँ पर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है ना। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ए वेक्टर के पैरेलल बनाया, दूसरी लाइन बी वेक्टर के पैरेलल बनाई, तो ये एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बन गया। अगर कोई भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हैं आपके पास, अगर वो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो उन दो वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगा जो उस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आप इस अरेंजमेंट को देख लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट अरेंजमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, मैथमेटिकल एनालिसिस करना है। ज़रा समझिएगा मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करने से मान लीजिए कि हमें सी वेक्टर मिल रहा है। अच्छा, अगर हम ए और बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो मुझे क्या पता है, मुझे ए पता है और साथ में क्या पता है, मुझे बी पता है। ए और बी को ऐड करने से सी मुझे मिल रहा है, इसका मतलब सी अननोन है, ठीक है। मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है ना, आपको बताया था एंगल कैसे हम देखते हैं, ठीक है। अब ज़रा सोचिए, मुझे क्या करना है, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालना है। अब लास्ट वीडियो से आपको पता है सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सी वेक्टर की जो एरो है ना, इसकी लेंथ, मतलब इस लेंथ को मुझे निकालना है, ठीक है। मुझे पता क्या है, ए वेक्टर पता है और साथ में क्या पता है, बी वेक्टर पता है। अब ज़रा देखिए, इसमें ना एक बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। सिंपल सा कंस्ट्रक्शन ये करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट का नाम हम देते हैं ओ, इस वाले पॉइंट का नाम देते हैं हम बी, इस वाले पॉइंट ए, इस वाले पॉइंट का नाम देते हैं बी, और इस वाले पॉइंट का नाम देते हैं हम एम। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, दिस इज़ द लेंथ ऑफ वेक्टर ए, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। अब ज़रा सोचिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो मुझे सी वेक्टर का क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब सी वेक्टर, जो वेक्टर सी है, इसमें लेंथ ऑफ एरो निकालनी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ऑफ एरो ही होता है अल्टीमेटली। अगर आप देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एम ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो ए एम क्या आएगा,
ए एम आएगा, अगर आप देखेंगे बेस बाई हाइपोटेनियस इक्वल्स क्या आएगा, कॉस थीटा। इसका मतलब ए एम की जो वैल्यू आएगी ए बी, ए से लेके बी क्या है, ए से लेके बी है बी का मैग्नीट्यूड, है ना, बी की लेंथ है, तो ये आ जाएगा बी कॉस थीटा। उसी तरह से अगर आप देखेंगे बी एम बाई ए बी, बी एम बाई ए बी, बी एम क्या है परपेंडिकुलर और ए बी क्या है हाइपोटेनियस, तो ये क्या होगा साइन थीटा। और ए बी, ए से लेके बी क्या है, बी वेक्टर का लेंथ मतलब बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा मोड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, तो मुझे बी एम पता है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है। अब ज़रा समझिए कि अगर मुझे सी वेक्टर की लेंथ निकालनी है तो ओ बी एम ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ तो मुझे सी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ बी एम। ओ बी एम ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल्स ओ एम स्क्वायर्स प्लस बी एम स्क्वायर, है ना। ठीक, अब ज़रा देखिए ओ बी मुझे पता है ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस क्या है, ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। और ओ से लेके एम, ओ से लेके एम में मतलब इतना पोर्शन क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और इतना पोर्शन क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इसका मतलब ओ एम क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है ओ एम की। यहाँ से यहाँ तक ए है और ये है बी कॉस थीटा और इसका स्क्वायर भी है और ये है बी एम, है ना। इसको मैं दिस इज़ बी एम, ठीक है। अब बी एम क्या है, बी से लेके एम तक की डिस्टेंस क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और साथ में इसका स्क्वायर करना है। कहाँ से पता चला, यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ना एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं ना। जब हम इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, ज़रा देखिएगा, लास्ट वाले कैलकुलेशन को याद रखिएगा ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का जो स्क्वायर है वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट वाले टर्म में ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो अब मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी ठीक है। अब ज़रा देखिए कि जो ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, मिलेगा आपको मोड ऑफ ए स्क्वायर और मोड ऑफ बी स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये मिलने वाला है 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। तो मोड ऑफ सी आएगा बेटा, अगर आप देखेंगे तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया, प्लस 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। अब ज़रा देखिए ए और बी को जोड़ने से अगर मुझे सी वेक्टर मिला है तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब ज़रा सोचिएगा, लास्ट वीडियो में ये मेरा वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था,
और जो ये वेक्टर था सी था, जिसको रिजल्टेंट भी बोलते हैं, है ना, सी वेक्टर को रिजल्टेंट भी बोलते हैं। रिजल्टेंट इसलिए क्योंकि ए और बी का रिजल्ट है ये, ठीक है। अब ज़रा सोचिए, अगर मान लीजिए मुझे सी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो, है ना, डायरेक्शन मतलब क्या होता है, एंगल, है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टाइम, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन फिजिक्स इज गिवन बाय एंगल। अब इसका एंगल हम ए के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं और इसका एंगल हम बी के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो जनरली एग्जामिनर किसी भी वेक्टर के रिस्पेक्ट में आपसे डायरेक्शन निकलवा सकता है रिजल्टेंट वेक्टर का। तो अगर मान लीजिए आपको अल्फ़ा निकालना हो, है ना, तो आप अल्फ़ा कैसे निकालिएगा। अब ज़रा सोचिए, यहाँ से आपने लास्ट टाइम परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ठीक है। अच्छा, ये ओ था, ये ए था, ये बी था, ये एम था, है ना। तो अगर आप देखेंगे ए एम जो हमने सॉल्व किया था लास्ट टाइम, ये आया था मोड ऑफ बी कॉस थीटा। जो हमने लास्ट टाइम बी एम सॉल्व किया था, ये था मोड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन अगर आपको निकालना हो, किसके रेस्पेक्ट में निकाला है फ़िलहाल, विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर के रेस्पेक्ट में निकाला है, क्योंकि अल्फ़ा किसके रेस्पेक्ट में लिया हमने, ए के रेस्पेक्ट में ना। तो टेन अल्फ़ा क्या होगा, टेन अल्फ़ा होगा बी एम डिवाइडेड बाई ओ एम। तो बेटा बी एम आप देख सकते हैं इस वाले ट्राइंगल से, बी एम की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ बी साइन थीटा, और ओ से लेके एम तक की वैल्यू क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, मोड ऑफ ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, मोड ऑफ बी कॉस थीटा। मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी कॉस थीटा, आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। इसको याद रखने के लिए मैं एक आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ। ट्रिक ये है, जैसे देखिए एंगल हमने किस वेक्टर के रेस्पेक्ट में निकाला है, एंगल हमने निकाला है वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में। तो ए को नीचे लिख लिया और ए के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बी का साइन कंपोनेंट ऊपर आएगा और कॉस कंपोनेंट कहाँ आएगा, नीचे। अच्छा, मतलब अगर मुझे ये मान लीजिए जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है सी वेक्टर, अगर इसने बी के साथ ये वाला एंगल बीटा बनाया है, बी के साथ इसने अगर ये एंगल बीटा बनाया है, तो आप टेन बीटा को क्या लिखेंगे, ज़रा समझिएगा। लॉजिक क्या हमने याद किया था, जैसे मान लीजिए जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसने ए वेक्टर के साथ अल्फ़ा एंगल बनाया था, तो हमने लॉजिक क्या लिखा था कि जिस वेक्टर के साथ हम एंगल लिख रहे हैं उसको नीचे लिख लीजिए, और जिसके साथ हम नहीं लिख रहे हैं ना, उसका साइन कहाँ आएगा, ऊपर, और कॉस कहाँ आएगा, नीचे। हम ए के साथ एंगल लिख रहे हैं तो ए को मैंने नीचे लिख लिया, इसमें फिर कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा। और बी के साथ नहीं लिख रहे तो बी का साइन कंपोनेंट ऊपर आएगा और कॉस कंपोनेंट कहाँ आएगा, नीचे। उसी तरह से अब हम एंगल किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, बी के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो हम बी को कहाँ लिख लेंगे, नीचे, और ए का साइन कंपोनेंट ऊपर आएगा और ए का कॉस कंपोनेंट कहाँ आएगा, नीचे। तो बहुत सिंपल तरीका है इसको याद करने का, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। मान लीजिए दो पैरेलल वेक्टर्स को ऐड करना है ना, दो पैरेलल वेक्टर्स, जैसे कि एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये है बी वेक्टर, ठीक है। दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, है ना। अब ऐड करने का तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखते हैं। तो मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर के हेड पे मैंने बी वेक्टर के टेल को रख दिया, है ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर आएगा वो क्या होगा, सी वेक्टर आएगा, ठीक है। और दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। अब ज़रा सोचिएगा, जैसे मान लीजिए सी वेक्टर आपको निकालना है, ए और बी का ऐड, और ए और बी क्या है बेटा, पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो आपको क्या मिलेगा, मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। ए और बी के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री, कॉस 0। तो कॉस 0 कितना होता है, 1। अब ज़रा देखिए ये कितना आएगा,
मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर 2 इंटू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी का रूट। अगर आप देखेंगे तो ये ए प्लस बी का परफेक्ट होल स्क्वायर लिखा है, तो मोड ऑफ सी को लिखा जा सकता है मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, मतलब पैरेलल वेक्टर हो, तो उनको आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक का मास है कुछ m, और इस पर एक फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, दूसरा फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन, तो इस पर टोटल फोर्स कितना होगा 10 न्यूटन। कैसे पता चला? हमने इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया। अब ज़रा देखिए, जो फोर्स है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, उनको डायरेक्ट क्यों ऐड कर दिया? डायरेक्ट इसलिए ऐड कर दिया बेटा क्योंकि दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो उनको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, है ना। और लॉजिक भी समझ में आ रहा है। यहाँ तक वेक्टर ए है और यहाँ तक वेक्टर बी है। अब जो सी वेक्टर होगा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा, इसका मतलब सी वेक्टर क्या होगा? सिंपली उन दोनों का सम होगा, ठीक है। उसी तरह से एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी है। बी के लेंथ को मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अब मुझे क्या करना है? इनको ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मान लेते बी वेक्टर के टेल पे ए वेक्टर के हेड को रखते हैं ना। ये ऊपर वाला बी वेक्टर है और नीचे वाला ए वेक्टर है, ठीक है। अब ज़रा सोचिएगा, कहने का मतलब जो इतना पोर्शन है बी वेक्टर का, उसको तो ए कैंसिल आउट कर देगा, जो कुछ भी बचेगा वो यही बचेगा, है ना। अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है? 180 डिग्रीज, है ना। एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। तो दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल होंगे तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा? उनके रिजल्टेंट को निकालने का तरीका क्या है? मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस 180 डिग्री, है ना। कॉस 180 डिग्री, काइंडली नोट ये -1 होता है, ठीक है। तो मोड ऑफ सी क्या आएगा? ज़रा देखिए, मोड ऑफ ए स्क्वायर को मैं सिंपली ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस 180 माइनस आएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2 इंटू ए बी। तो बेटा अगर आप सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए माइनस बी। मतलब दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल हैं तो उन दोनों को डायरेक्ट क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। आप एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है ना। इस ब्लॉक पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है इस पर 4 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या होगा? 6 न्यूटन, है ना। अब कैसे पता चला नेट फोर्स 6 न्यूटन होगा? क्योंकि ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, और जब एंटी पैरेलल वेक्टर तो उनको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट केस जो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है परपेंडिकुलर वेक्टर का केस, है ना। तो परपेंडिकुलर वेक्टर के केस को ज़रा समझिए, है ना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर क्या है? बी, है ना, ठीक है। अब ए वेक्टर ये है और ये क्या है बेटा? बी वेक्टर है। अब ज़रा सोच के देखिएगा कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब ये एक ट्रायंगल बना रहे, हालांकि राइट एंगल ही क्यों ना बना रहे हो, तो जो इन दोनों का एडिशन होगा उसका टेल यहाँ से स्टार्ट होगा और हेड यहाँ तक जाएगा। ये जो सी वेक्टर है वो क्या है? ए प्लस बी का सम है, ठीक है। अब आपको कोई पूछे कि सी का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो बहुत आसान है। सी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि मतलब आफ्टर ऑल आपको करना क्या है? सी का मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है ना। अब यहाँ से यहाँ तक लेंथ कैसे आएगी? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आ जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो पिछले वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। वहाँ पर थीटा को 90 डिग्री रखिएगा तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा ना। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर डायरेक्शन निकालना है तो tan अल्फ़ा क्या आएगा? tan अल्फ़ा आएगा, ये क्या है? लेंथ ऑफ बी, ये क्या है? लेंथ ऑफ ए, यह आ जाएगा b/a। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को आपको ऐड करना जरूर आना चाहिए क्योंकि थ्रू आउट द फिजिक्स चलता है, ठीक।
नाउ हम क्या डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं और उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना। जैसे कि मैंने क्या बोला, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है, मतलब ये है एक वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वेक्टर कुछ स्क्यू डायरेक्शन में, इस तरह से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। व्हाट आई मीन टू से, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, लेट से ए नॉट। इन दोनों का मैग्नीट्यूड ए नॉट के बराबर है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सी वेक्टर। तो अगर आप फटाफट सॉल्व करेंगे तो मोड ऑफ सी क्या मिलेगा, मोड ऑफ सी आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए से मतलब क्या है, मोड ऑफ ए, बी से मतलब क्या है, मोड ऑफ बी, प्लस 2ab cos थीटा। और ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ए नोट के बराबर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, ए नोट स्क्वायर प्लस ए नोट स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए, 2a नोट स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। तो मोड ऑफ सी क्या आएगा, अगर आप देखेंगे 2a नोट स्क्वायर प्लस 2a नोट स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। तो मोड ऑफ सी क्या आएगा, अगर आप कॉमन लेंगे 2a नोट स्क्वायर को तो मिलेगा 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। अब ज़रा देखिए 1 प्लस cos थीटा को कैसे लिखा जा सकता है। आपको मैंने बताया था कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक गए तो एंगल हाफ हो गया। इसका मतलब cos थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। इसका मतलब ऐसे हो गया कि अगर इस 1 को मैं इधर लाऊं तो 1 प्लस cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos थीटा को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये परफेक्ट रूट बन रहा है, इसका मतलब 2a नॉट cos थीटा बाई 2। कहने का मतलब आप डायरेक्टली, है ना, आप डायरेक्टली अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और मान लीजिए उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो उन दोनों का डायरेक्टली आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, क्या होगा, 2a नॉट cos थीटा बाई 2, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए प्लस बी करिए चाहे बी प्लस ए करिए, दोनों एक ही बात है। कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखिए ए प्लस बी, ठीक है। अब ज़रा सोचिएगा कि मैंने क्या किया, मैंने किया ये एक लाइन मैंने बी के पैरेलल ड्रॉ की, ठीक है, और एक लाइन मैंने ए के पैरेलल ड्रॉ की। अगर ये लाइन बी के पैरेलल ड्रॉ की, अगर ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया है, तो अगर ये वेक्टर बी है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, बी वेक्टर। क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों का डायरेक्शन तो सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो डायरेक्शन सेम हो गया। और दोनों का मैग्नीट्यूड क्यों सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड इसलिए सेम है क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों का डायरेक्शन सेम, तो ये दोनों वेक्टर भी क्या होंगे, सेम। मतलब अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर क्या होगा, बी, और ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर क्या होगा, ए। दैट्स इट। इसका मतलब अब ज़रा देखिए यहाँ से ए प्लस बी क्या मिला, ए प्लस बी, और यहाँ से देखिए बी प्लस ए क्या मिला, दोनों सेम ही वेक्टर मिल रहा है ना। ए और बी को करने पे भी क्या मिल रहा है, ये पिंक वाली लाइन, और बी और ए को भी करने पर क्या मिल रहा है, ये पिंक वाली लाइन, है ना। सो ए प्लस बी इज सेम एज दैट ऑफ बी प्लस ए, ठीक है। ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है। कैसे, ज़रा समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 वेक्टर है, पहला वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, तीसरा वेक्टर है सी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि पहले मैंने ए प्लस बी को ऐड किया। अगर मैं ए प्लस बी को ऐड करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, इजंट इट। अब ज़रा देखिए ए और बी को ऐड किया तो मुझे ये ग्रीन वाली लाइन मिली। अब मैंने करना क्या है कि वापस
मैं ए प्लस बी में सी को ऐड करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। मतलब क्या मिला, ए प्लस बी ये वाला और प्लस सी। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब मैंने पहले किसको ऐड किया है, ए बी, पहले ए और बी को ऐड किया तो ग्रीन वाली लाइन मिली ए प्लस बी, और ए प्लस बी में मैंने सी को ऐड किया, क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह से इसी एग्जाम्पल को जरा ऐसे समझते हैं। ये ए है, या फिर यहीं पर हम समझ सकते हैं, थोड़ा सा डॉटेड फॉर्म में समझेंगे हम इसको। जैसे कि पहले मैंने यहाँ पर जैसे ए प्लस बी को ऐड किया था, अब मैं क्या करता हूँ, पहले ना यहाँ पर मैं बी प्लस सी को ऐड कर लेता हूँ ना। तो अगर पहले आप बी प्लस सी को ऐड करिएगा तो आपको ये मिलेगा, ज़रा समझिए, ये बी और सी को ऐड करिएगा तो आपको येलो वाली लाइन मिलेगी, बी प्लस सी। अच्छा, ये बी प्लस सी है, अब बी प्लस सी में ए को ऐड करिएगा तो यही मिलेगा। इसका मतलब ये वाली लाइन क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ये है कि अगर आपके पास तीन वेक्टर हैं, जो मुद्दे की बात है ए बी सी, तो पहले और तीनों को ऐड करना है तो पहले बी और सी को ऐड करिए, इसके बाद ए को ऐड करिए, या फिर पहले ए और बी को ऐड करिए, इसके बाद सी को ऐड करिए, दोनों एक ही बात है। मतलब ए बी को ऐड करो फिर सी को ऐड करो, या फिर बी सी को ऐड करो और ए को ऐड करो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।